Evening student, myself Dhananjay Aswin, Physics Department of US Academy and Institute. Now this online platform for physics class provided by the US Academy and Institute. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड देन कैपेसिटेंस। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मींस, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स चार्ज। ओके, स्टैटिक मीन्स रेस्ट एंड पोटेंशियल आगे अब वो आपको भी बताया जाएगा। ओके, यानी इस चैप्टर में, नाउ दिस चैप्टर वी हैव, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली उस प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जो एराइज होता है ड्यू टू स्टैटिक नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, यानी इस चैप्टर में हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी करेंगे, उस प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के यानी चार्ज के रेस्ट कंडीशन के कारण एराइज होता है। जैसे आपका पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स समझ में आ गया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स रेस्ट ऑफ चार्ज, रेस्ट ऑफ चार्ज। ओके, अब यहाँ पे एक शब्द आया है पोटेंशियल। तो आपको क्लास 10, आई थिंक क्लास 10 में आपको एक चीज सिखाया गया होगा, बताया गया होगा, जाता है हमेशा कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज ए एनर्जी या पोटेंशियल इज ए वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज, जिसको इस चैप्टर में टेस्ट चार्ज कहा जाता है, उस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में, कैरी करने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क डन को ही क्या कहा जाता है? पोटेंशियल कहा जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे दिखा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स ये है कि पोटेंशियल एट वन पॉइंट एंड पोटेंशियल एट सेकेंड पॉइंट। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, उस क्वांटिटी को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो वो कहलाता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज वर्क डन टू ब्रिंग ए unit test charge from infinite to certain point inside the electric field। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी जो है पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड किसी एक पॉइंट पर, सर्टेन पॉइंट पर हमें उसे कैरी करना हो या वहां पे पुट करना हो, तो जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन ही क्या होता है आपको बताइए? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, अब कैपेसिटेंस क्या होगा? जब कैपेसिटेंस को स्टार्ट किया जाएगा तो बताया जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस हम हमेशा इसमें चार्ज की बात करेंगे, तो चार्ज, दो चार्ज हैं। अगर हम यहां पे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए वर्क डन, इज ए वर्क डन, तो अब वर्क डन के लिए है, तो यहां से वर्क डन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। जो दो चार्ज के बीच में वर्क करता है उसे कौन सा चार्ज कहते हैं? दो चार्ज के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस मेथड से कैलकुलेट किया जाता है? देखिए मैं बोल दिया, क्या नाम है उसका? कूलॉम लॉ। ओके, कूलॉम लॉ फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मैसिव ऑब्जेक्ट इज आल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन कंजर्वेटिव नेचर होता है ना, तो ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो अभी किस नेचर का होगा? कंजर्वेटिव नेचर का होगा। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब हमने आपको बताया था क्लास 11th में, क्या? When work done by any force does not depend on the path of process,
अगर कोई वर्क डन किया जा रहा है, अगर पाथ पर डिपेंड नहीं कर, चाहे ऐसे ले जाए चाहे हम सीधे ऐसे लेकर चले जाएं, अगर सेम वर्क डन फाइंड आउट हमको ऑप्शन होता है तो उस केस में हम कहते हैं उसे कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव नेचर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी किस नेचर का है, कंजर्वेटिव नेचर का है, सेंट्रल होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक एक करके टॉपिक आपको बताया जाएगा। और इसके पहले हमने आपको इस प्रीवियस क्लास में हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो ए फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लगता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी फील्ड में, उस फील्ड को, उस फोर्स को उस पॉइंट का इंटेंसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है। ओके, सो लेट स्टार्ट वन बाय वन। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक टॉपिक, एक कैलकुलस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है WRP इज इक्वल टू लोअर लिमिट R टू PF एक्सटर्नल डॉट DR। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्टेंस DR वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव नेचर का, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। तो ये दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकाला गया, फिर निगेटिव आया। क्या आया, देखिए निगेटिव। पोटेंशियल मीन्स होता है, जैसे आप देख लीजिए, सिंपल से एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको। पोटेंशियल हमेशा डिस्प्लेसमेंट का, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होता है। आप कहोगे कैसे, अगर हम मान लीजिए आपका एक एरो ले, ठीक है, तीर धनुष जानते हैं ना, तीर धनुष लेकर के तीर को अगर उसके स्ट्रिंग पर ऐसे स्टिक करके ऐसे ऐसे रखिए तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको ऐसे स्टिक कर दें, यानी डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट हमने जो स्ट्रिंग को क्या किया, हमने थोड़ा सा पुल किया। तो जब स्ट्रिंग को हमने पुल किया तो एक स्पेशल पोजीशन आ गया, नहीं आ गया, यानी वो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और आप में फोर्स लग गया। अब उसमें जो एनर्जी स्टोर हो गया है उस एरो में, अब वही एरो उस एनर्जी से वो एरो क्या करता है, आगे की तरफ प्रोसीड करता है। ओके, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब तक कोई चीज किसी के अगेंस्ट नहीं रहेगा, जैसे आप वाटर का टंकी जो होता है आपका, आपके छत तरफ पे रखा जाता है ना, क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट हाइट पे रख दिया गया, तो हाइट के अगेंस्ट उसमें एनर्जी आया। अगर उसी को जो है ग्राउंड पर रख दिया तो उसमें एनर्जी नहीं रहेगा, तो वाटर फ्लो ही नहीं होगा उतने स्पीड से। तो हमेशा जो पोटेंशियल होता है, डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, वो डिस्प्लेसमेंट्स के अगेंस्ट, या पोटेंशियल ही एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट होता या डिस्टेंस के अगेंस्ट होगा, तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्योंकि आपने पढ़ा है क्लास 9th में, पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वो भी एक वर्क डन है, बट एनर्जी ऑफ कंटेन इन एनी सिस्टम ड्यू टू इट्स स्पेशल पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। तो जब तक उसमें स्पेशल पोजीशन आप देंगे नहीं, कोई एक स्पेशल पोजीशन, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन देंगे तब तक एनर्जी आएगा नहीं। और वो स्पेशल पोजीशन आता है क्या, डिस्प्लेस्ड कर दिया किसी के अगेंस्ट, तो उसमें ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाता है। तो ये बात समझ में आया कि ये निगेटिव साइन क्यों यहाँ पे लिखा गया है। तो वर्क डन अगर आपको कहीं और कोई कहेगा टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू चार्ज या एट एनी पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आपको वर्क डन की जरूरत पड़ेगी, और इसी मेथड से आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट्स ओके। ओके, सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, डेल्टा यू। मान लीजिए दो चार्ज आपने किसी पॉइंट पर रख दिया, किसी प्लेन पे दो चार्ज रख दिया, एक चार्ज को लाने में तो वर्क डन 0 रखा होगा क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन जब दूसरा चार्ज आपने उसमें पुट किया तो आप पहले वाले चार्ज के द्वारा डेवलप्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आप आ जाएंगे, और जब इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी भी उसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन बॉडी। हर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक टॉपिक आया ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो पहले मैं आपको बता दूं पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पे ये रफ कॉपी पे देख लीजिए आप, ओके, एक क्वेश्चन भी आता है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। मान लीजिए हमने क्या किया कि हमने एक स्क्वायर रख दिया,
एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी आप अच्छे से बना सकें। एक हमने क्या रख दिया, एक स्क्वायर रख दिया या रेक्टेंगल, जो भी सब जगह इसके हमको लग रहा है रेक्टेंगल ज्यादा दिख रहा है, रेक्टेंगल ही सपोज कर लिया जाए। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया ए, सपोज करिए नाउ दिस पॉइंट इज बी, क्यू, बी सी एंड नाउ दिस पॉइंट इज डी। ओके, अब यहां पे हमने एक चार्ज रख दिया, मुझे Q1 Q2, यहां Q3 कर देते हैं, यहां कर दें Q4। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आया टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब आपको कैसे फाइंड आउट करना, ये यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। इस सिस्टम को बनाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ा है, और जो वर्क डन करना पड़ा होगा वही वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसको डिनोट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको बनाने में कितना वर्क डन किया गया होगा ये जानना बहुत जरूरी है। सपोज नाउ द लेंथ ऑफ दिस इज ए, ओके, एंड नाउ दिस स्क्वायर समझे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ये ए हो गया। सो दिस लेंथ डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज a√2, आई एम राइट, बोलिएगा a√2। ओके, a√2 समझ में आ रहा है। देखिए अब a√2 है यहाँ पे। अब हम ये समझेंगे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, और हमने अभी आपको कहा कि वर्क डन किसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लाएंगे तभी वर्क डन करना पड़ता है। तो अब जरा सोचिएगा, एक चीज हमको बताइएगा, इस पॉइंट चार्ज को मान लीजिए हमने कोई चार्ज, इस सिस्टम को हम बना रहे हैं, इस सिस्टम को हम क्या करें, मैन्युफैक्चर करें, बना रहे हैं। तो बनाने के लिए पहले हमको इसको लाना पड़ेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इस चार्ज, वैसे लाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है। अभी मत कहिएगा, आपके दिमाग में आता होगा हम चारों एक साथ रख दिए, तब तो कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये है कि आपको ये समझना कि हमने पहले फर्स्ट चार्ज लाया, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ओके, तो सपोज करिए हम फर्स्ट चार्ज लाए, तो यहां पे जब कोई चार्ज ही पहले अवेलेबल नहीं था, तो आपने फर्स्ट चार्ज लाया, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है फील्ड में वो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या होगा, 0। तो आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, बताइए जरा। V इक्वल टू होता है W/Q, होता है ना। तो W इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि हमें सिस्टम का इंटरनल जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, हमको क्या चाहिए, W। T हो गया आपका V × Q। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपने Q1 चार्ज लाया है, क्या लाया है, Q1, लेकिन यहाँ पे आप जहां लाकर रखे हैं वहां पे कोई चार्ज इसके आसपास नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इसके द्वारा यहाँ पे पोटेंशियल जो डेवलप था वो क्या था, 0। इसलिए ये वैल्यू क्या हो गया आपका, 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट चार्ज कैरी करने में, और इस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मान लीजिए अब आप सेकेंड चार्ज ला रहे हैं, ये चार्ज ला रहे हैं फ्रॉम इनफाइनाइट। अब फ्रॉम इनफाइनाइट से सेकेंड चार्ज जब ला रहे हैं, तो उस केस में आप इस चार्ज के द्वारा इसके सराउंडिंग में डेवलप्ड पोटेंशियल और डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड में आ रहे हैं, इफेक्ट में आ रहे हैं। तो उस केस में आपको वर्क डन करना पड़ेगा और कुछ पोटेंशियल भी डेवलप है। अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है इस पॉइंट के द्वारा, तो आप जानते हैं फॉर सिंगल चार्ज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, सपोज करिए ये आपका पॉइंट Q है, नाउ दिस डिस्टेंस इज R, सो द पोटेंशियल डेवलप्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, नॉट R स्क्वायर, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो हियर यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट, अब आपने इस चार्ज की अंडर में ये चार्ज आप ला रहे हैं, तो इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अगर डिस्टेंस a है तो जरा बताइए। तो ये होगा आपका W1, इसे सपोज कर लीजिए, W2 होगा 1 अब क्या हो जाता है, W2 जो VQ2 होगा। अब हमने Q2 को लाया है, लेकिन किस पोटेंशियल में, इस Q1 के द्वारा डेवलप जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल, तो उसे हम लिख देंगे V1। तो V1 का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या बताइए, 1/4πε0
Q1 divided by A and Q2. Now this is the work done to carry this charge from infinite under this चार्ज। ओके, इस चार्ज के अंदर में हमने जो लाया उसको, ये समझ में आ गया। ऐसे ही अब हमारे इस चार्ज को लाते हैं थर्ड, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम अब थर्ड चार्ज को लाते हैं तो थर्ड चार्ज जब आएगा वो इसके द्वारा डेवलप पोटेंशियल यहाँ पे जो होगा वो पोटेंशियल होगा, इसके द्वारा जो डेवलप पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे होगा। अब दोनों के अंदर में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसके अंदर में जो आएगा नेक्स्ट निकाल दीजिएगा। तो पहले हम इन दोनों के द्वारा यहाँ डेवलप पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस चार्ज को यहाँ पे कैरी करेंगे। तो अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा ये इसके द्वारा भी होगा और इसके द्वारा भी। नाउ वी कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दीज टू चार्ज by this method. Okay, so here we get for work done W3 is equal to potential developed by first charge plus second charge into the product of that charge which is carried from infinite to at given point. Okay, so this point is Q3. This point is Q3. Okay, so V1 means same potential, V2 means same potential developed by this। अब यहाँ पे याद रखिएगा V1 जो होगा इस चार्ज के द्वारा जो यहाँ पे डेवलप है, ये डिस्टेंस इसके लिए a√2 रखा जाएगा। तो यहाँ पे V1 का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनसाइड इन द ब्रैकेट क्या बताइए Q1 अपॉन a√2 एंड प्लस Q2 अपॉन a एंड नाउ Q3। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ऐसे फोर्स सिस्टम का निकाल लेंगे और जब चारों चार्ज के करस्पॉन्डिंग चारों कॉर्नर पे जो चार्ज पुट किए गए उसके करस्पॉन्ड निकल जाएगा। तो टोटल वर्क डन कैरी या टोटल वर्क डन टू फॉर्म दिस होल सिस्टम इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ओके, और नेक्स्ट नाउ दिस W बिकम U। अब इस तरीके से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने आपको बताया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे ये हमने बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए सेम वही फॉर्मूला जो हमने आपको बताया वही सब कुछ है, उसमें कोई भी चीज बदलाव नहीं। अब यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेम ये सब हमने आपको अभी बताया कि कैसे किसी चार्ज को कैलकुलेट। देखिए यहाँ पे दिया है क्या, इसमें लाइन में देख लीजिए जरा, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे इसमें दिया सबको देखिए यहाँ पे, ये आपको कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज शो करने का प्रयास किया। स्क्रीन पे देखिएगा, ये स्क्रीन पे P और R के बीच में कई एरो लगे हैं ना, एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी किया गया 1 + 2 प्रेस। ये दिखाने का ये प्रयास किया है कि वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो इसलिए इसे कौन सा नेचर कहा गया है बताइए, कंजर्वेटिव नेचर कहा गया। ओके, अब यहां देखिए पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हाँ, इसमें अभी क्वेश्चन आता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर आपसे कहेगा, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है क्या कह दे, टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। ये सब पॉइंट आ जा सकता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, यहाँ पे एक जो है O पे पॉइंट O पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा गया है, एक Q चार्ज रखा गया है, प्लस Q चार्ज रखा गया है, और हम पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो हमने इनफाइनाइट से एक चार्ज को ब्रिंग किया, तो ब्रिंग करने में वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वर्क डन करने में जब यहाँ पे पॉजिटिव सपोज किए हैं और पॉजिटिव हम ला रहे हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स हमें रिपल कर रहा है। जिस पॉइंट को हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, यहाँ देखिए, अगर हम इस इनफाइनाइट से इस पॉइंट P को इधर ला रहे हैं, ओके, तो ये जो चार्ज है प्लस Q, इसको क्या करेगा, ये क्या करेगा बताइए, रिपल करेगा ना। तो रिपल करेगा, इसलिए यहाँ पे जो ये साइन रखा गया इस फॉर्मूले में देखिए नेगेटिव रखा गया ना, तो नेगेटिव ये बता रहा है रिपल्सिव नेचर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे देखिएगा। नाउ हियर
ये देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया गया बाय यूजिंग द कूलम्स लॉ। ओके, वर्क डन फोर्स कैलकुलेट कर लिया गया, फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाएगा, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहां देखिएगा Q upon 4 pi epsilon naught R square is a force and now dr is displacement, you know displacement, so this whole things represent the work done. ओके, तो नेगेटिव साइन क्या करने के लिए ये आपको बता दिया। अब ये तो था वर्क डन आपको एक स्मॉल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए दिया, लेकिन हम अपनी बॉडी को कहां से ला रहे हैं, देखिए इनफाइनाइट टू आर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब जानते हैं कि छोटी एलिमेंट का वैल्यू निकाल कर उसे इंटीग्रेट किया जाता है तो होल थिंग्स आपको पता चल, होल थिंग जो होते हैं आपको पता चल जाते हैं। ओके, तो यही यहाँ पे प्रोसेस लिमिट रख दिया गया है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर पॉइंट। नाउ दिस नेगेटिव साइन बिकम एंड वी गेट हियर Q upon 4 pi epsilon naught into R। वर्क डन हो गया ये, और यही वर्क डन क्या होगा बताइए जरा, Q upon 4 pi epsilon naught into R, ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए बोलिए जल्दी बोलिए, पोटेंशियल बन जाएगा। ओके, तो ये यहां तक क्लियर हुआ कि ये कैसे फार्मूला आया था जो हम आगे यूज कर रहे थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यहां पे देखिए, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 upon R proportional to 1 upon R and the electrostatic field proportional to 1 upon R square vary with R। ये हमेशा आप याद रखेंगे, कभी कभी दिमाग में हो जाता है, कभी एक नंबर 1 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस पे आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे। ओके, अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल में 2.1, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ Q 4 into 10 to the power minus 7 कूलम लोकेटेड एट 9 सेंटीमीटर अवे। अब सेम टू सेम क्यू आर दिया है, सब कुछ वैल्यू आपने पुट कर दिया, आंसर आसानी से कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो पोटेंशियल ड्यू टू एट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले तो हम लोग समझने का प्रयास करेंगे डाइपोल। डाइपोल, तो डाई मीन्स दो, अब पोल मीन्स दो पोजीशन, चार्ज की दो पोजीशन। ओके, तो अब यहां पे समझने का प्रयास करेंगे डाइपोल क्या होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल, व्हेन टू अपोजिट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये बात याद रखिएगा, दोनों चार्ज के क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। अगर एक स्मॉल डिस्टेंस पर पुट कर दिए जाए, स्मॉल डिस्टेंस पर पुट कर दिए जाए दो अपोजिट चार्जेस मैग्नीट्यूड एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, अगर दो अपोजिट चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के एक सर्टेन रीजन में रख दिए जाएं, तो जो सिस्टम बनता है उसे डाइपोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, डाइपोल। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए माइनस क्यू चार्ज दिया है ना, यहाँ पे ये देखिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको माइनस क्यू चार्ज, ये दिख रहा है, और फिर यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव दिख रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस और 2a मान लिया जाता है, 2a इसलिए लिया था 2 टाइम्स कि आपको हाफ करने में a मिल जाएगा और कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बन जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे 2a लिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज, सॉरी 2 चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर एक स्मॉल डिस्टेंस पर पुट कर दिए गए हैं, और जो ये होल डिवाइस बना है इसी को क्या कहते हैं बताइए जरा, बोलिए जल्दी से, डाइपोल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सियल पोजीशन क्या होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। नाउ द परपेंडिकुलरली, नाउ दिस लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एक्सिस, ओके, जो होता है उसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, और ये चार्ज के करस्पॉन्डिंग जो इधर पॉइंट होगा और इधर जो होगा इसे एक्सियल, सॉरी इसे क्या कहेंगे, एक्सियल पोजीशन कहेंगे। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल। अब ड्यू टू डाइपोल है तो ऑटोमेटिकली वो जीरो होगा, कहेंगे कैसे, अगर आप इस प्लस क्यू के द्वारा निकालेंगे तो वहां पे प्लस v होगा,
और माइनस के द्वारा निकालेंगे तो क्या माइनस वी होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। इक्वेटोरियल की बात मैं कर रहा हूँ, ये बात रखिएगा। तो इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है ड्यू टू डाइपोल, बात हमेशा याद रखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं आपको यहाँ बताना भी चाहूँ, फार्मूले से क्रिएट करना चाहूँ, इधर देखिएगा, यहाँ पे कास थीटा आया है ना, और जब कास थीटा ये फार्मूले में आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो कास थीटा, ये आपका कास थीटा दिख रहा है ना, ये कास थीटा, ये कास थीटा एंगल और थीटा किसके बीच में मेजर किया गया, जरा देखिएगा। नाउ दिस कास थीटा मेजर विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल, नाउ दिस एंगल ये है ना आपका, तो ये एंगल अगर आपका हम इक्वेटोरियल की पोजीशन की बात करेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर होगा थीटा कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0, तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखा रहेगा ना आपको। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बहुत ही आसान, जैसे अभी हमने आपको सिंगल चार्ज का कैलकुलेट करने का तरीका बताया ना, वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे अभी देख लीजिए, यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको, ये इसमें आइए, चलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, ठीक है, कॉपी पेस्ट से आपको समझा दे रहा हूं। चलिए यहाँ की इसी में समझा दे, चलिए नहीं, चलिए कॉपी बता देते। ओके, अब सपोज करिए यहाँ पे हमने एक जो है माइनस क्यू चार्ज पुट किया और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पुट किया इन इक्वल मैग्नीट्यूड। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज टू ए, okay, and now we want to find the potential difference at this point, and now this point is located, okay, at r distance, and now r distance measure from the center of dipole, ये बात हमेशा याद रखिएगा, यहां से मेजर किया जाएगा, ये r, so now this distance is r minus a, क्योंकि ये पूरा 2a है तो ये a हो जाएगा, and now whole distance from this charge, this point is r plus a। ये बात तो समझ आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। Now we calculate the potential at this point due to this charge using this formula, and now we calculate the potential due to this charge, and now taking the distance r plus a, and mathematically we calculate, then we get the required result। Okay, तो ये हमने आज आपको ये बताने का प्रयास किया कि डाइपोल क्या होता है और डाइपोल के एक्सियल के करस्पॉन्डिंग। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा आप लोग, और अगर एक प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, यहाँ ने रख दिया और ये डाइपोल आपने फॉर्म कर दिया, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो तो आप जानते हैं प्लस साइड से होता है, प्लस टू माइनस होता है, लेकिन डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो इस साइड में होता है। यानी डाइपोल की एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये बात हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। और नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू किसी भी एक चार्ज का, दोनों में से कोई एक चार्ज, and now the product with the distance between them हमने मान लिया 2a, so P डाइपोल मोमेंट P is equal to Q into 2a भी होता है, आपको ये याद रखिएगा हमेशा। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैसे भी कैलकुलेट करने के लिए कहे तो ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना रही, ठीक है, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सबसे जरूरी चीज घर में रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।